इधर पितृपक्ष के चलते मुझे अपनी एक कहानी याद आ गई। पिछले वर्ष मई जून के महीने में लिखा था इसे। मुझे लगता है कि पेरेंट्स, खासकर पिता के चले जाने के बाद आप चाहे अनचाहे ट्रांजिशन के संक्रमण के तीव्र दौर से गुजरते हैं, जिसे तब समझना, महसूस करना मुश्किल होता है। एक अनबूझे से द्वैत का, डुअलिज्म कहते हैं जिसे, सामना करते हैं आप उस स्थिति में। असुरक्षा की एक तीव्र भावना जो हमारे अचेतन मस्तिष्क में अंकुरित होती है, शायद मजबूर करती है हमें कि हम अपने दिवंगत पिता के व्यक्तित्व को ओढ़ लें। इस कहानी का शीर्षक मैंने पितृ ऋण रखा था। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार का साझा अनुभव, साझी सोच है यह, जिसे मैंने बस शब्द दिए हैं। यह माना जाता है कि न्यू मीडिया सिर्फ छोटी त्वरित रचनाओं का माध्यम है, पर मेरा मानना है कि जब शब्द सीधे दिल की गहराइयों से निकलते हैं तो उन्हें सहेजने, सुनने वाले मिल ही जाते हैं। सुनाना शुरू कर रहा हूं कहानी पितृ ऋण। पता नहीं क्या करते रहते हैं ये रात भर, न खुद सोते हैं न मुझे ही सोने देते हैं। 4 दिन हो गए हैं आज ढंग से सोए हुए। उसके स्वर में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी, गुस्से को जबरन दबाए रखने के बाद पैदा होने वाली एक कसैली झुंझलाहट। भगवान ही जाने कितना और घिसटना है इन्हें ऐसे ही। उसे लगा कि पत्नी के इन सीधे सपाट से दिखने वाले शब्दों के पीछे यह कहने की कोशिश थी कि जल्दी से मरें तो हमारी भी छुट्टी हो। मेरे पिता हैं वह, क्या मतलब है यह कहने का कि वो घिसट रहे हैं। इससे पहले कि पत्नी पलटकर कुछ कहती, वह धड़धड़ाते हुए लकड़ी की सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर पर उतर आया। पिताजी का कमरा दाहिने हाथ की ओर था। सुबह सुबह लगाई गई सैलाइन की बोतल लगभग चौथाई खाली हो चुकी थी। फार्मासिस्ट ने उम्र का हवाला देते हुए ट्रांसफ्यूजन की स्पीड को धीमा कर दिया था। करवट दिला दूं पापा? ऐसा कहते हुए उसकी आवाज गले में फंस रही थी। लंबी कदकाठी, कसरती शरीर, तीखे नाक नक्श, कंधे तक झूलते काले घुंघराले बाल और खनकदार आवाज के चलते कभी एक शानदार व्यक्तित्व के धनी रहे थे उसके पिता। सामने दीवार पर लगे बल्ब को एकटक घूरते हुए इस वक्त वह एक ऐसे अबोध बच्चे की तरह लग रहे थे जिसके चेहरे पर अपने आसपास की दुनिया को न समझ सकने की बेचारगी कमोबेश हर वक्त काबिज रहती है। उसे याद आया अपने 96th बर्थडे को भरपूर उत्साह के साथ मनाने के बाद वे अक्सर कहने लगे थे, बस किसी दिन बीमार होकर अगर बिस्तर पर लेट गया तो फिर नहीं उठ सकूंगा, अदरवाइज आई एम डेस्टिन्ड टू हिट द सेंचुरी। 90 वर्ष की उम्र में कुत्तों को घुमाते वक्त अचानक फिसल जाने पर जब उनकी पहली फीमर बॉल टूटी थी तो 2 महीने बाद ही पूरी तरह ठीक ठाक होकर वो लॉन के चक्कर लगा रहे थे। 5 साल के अंतराल में दूसरी फीमर टूटने पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लाठी की जगह इस बार वॉकर ने ले ली थी। पिछले वर्ष लॉन में घूमते वक्त शायद किसी कीड़े के काट लेने के कारण हुआ सेप्टिसीमिया का इन्फेक्शन भी हरा नहीं पाया था उन्हें। लगभग महीना भर अस्पताल में रहने के बाद वह वापस अपनी दिनचर्या पर लौट आए थे। सुबह उठकर नहाने धोने के बाद आंगन के कोने पर स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाना, लॉन में खिले फूल, एक्वेरियम और कुत्तों को देखना, शाम के वक्त गेट के पास बनी शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति के दर्शन और फिर दिन के खाने के बाद बरामदे में हार्ड बेड पर लेटकर अखबार और किताबें पढ़ना। और यह सब कुछ घड़ी की सुइयों से बंधा रहता था। छोटे भाई की पत्नी तो अक्सर कहा करती थी, आप मुझे समय बता दीजिए, मैं बगैर देखे आपको पापा की लोकेशन बता सकती हूँ, बाकायदा इस डिटेल के साथ कि वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे। दोनों हाथों से पिताजी के चौड़े कंधों को पकड़कर करवट दिलाते हुए उसने उनका चेहरा अपनी ओर कर लिया। पापा, डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपने पैर और हाथों की उंगलियों को मूव करते रहना है, बस उठने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके लंबर रीजन में क्रैक है, सिर्फ 1 हफ्ता और लेटे रहना है इसी तरह, फिर आप बैठ सकते हैं, चल भी सकते हैं। उसे लगा कि पिताजी की आंखों में तैरने वाली बेबसी अचानक ही कुछ गहरा गई थी। मैं कर रहा हूं बेटा, कहते हुए उन्होंने उंगलियां हिलानी शुरू कर दी। उसे मालूम था कि उसके कमरे से निकलने के साथ ही वह दोबारा आंखें बंद कर चुपचाप लेट जाएंगे या फिर सामने दीवार पर लगे बल्ब को घूरने लगेंगे और शायद
धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगे थे, या फिर बस यूं ही पड़े रहना अच्छा लगने लगा था उन्हें। कितने बदल गए हैं पापा पिछले 2-3 हफ्तों में, वह मन ही मन बुदबुदाया। शुरू से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति हद से ज्यादा सजग रहना स्वभाव रहा था उनका। जेरी फोर्ट या लिव 52 की शीशियां आधी खाली भी नहीं हो पाती थीं कि वो कहना शुरू कर देते थे, बेटा अब कुछ ही गोलियां बची हैं, जल्दी मंगवा लेना। नाश्ते में रोज दिया जाने वाला मखाने और बादाम का पाउडर या पपीता किसी वजह से अगर नहीं दिया जा सके तो वह ऊंची आवाज में पूछते थे, क्या बात, आज फला चीज खत्म हो गई क्या, मंगवा लिया करो भाई समय से। किचन में दूध गर्म कर रही उसकी पत्नी ऐसे मौकों पर अक्सर भुनभुनाया करती थी, इनकी चेकलिस्ट में अगर एक भी चीज कम हो गई तो चिल्लाने लगते हैं, अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा इन्होंने शायद। नाश्ते के वक्त किसी बहाने से किचन में जाकर पिताजी के लिए लगाई गई प्लेट पर एक निगाह मार लेना नियम था उसका, सिर्फ यह देखने के लिए कि घर की महिलाओं ने नाश्ता ठीक से लगाया भी है या नहीं। कभी कभार जब वो किसी नियमित रूप से दी जाने वाली चीज को अनुपस्थित पा बहाने से पूछता था कि कुछ लाना तो नहीं है, तो खार खाई पत्नी अपनी आवाज में हर संभव कड़वाहट खोल कर कहती, अरे पूरा नाश्ता देते हैं तुम्हारे पिताजी को, आज ही खत्म हुआ है प्रोटीन एक्स, इसीलिए सादा दूध दिया है। ऐसे अवसरों पर वह प्राय चुपचाप किचन से बाहर निकल आया करता था, अपने इस शक को कि पिताजी की देखभाल घर के अन्य सदस्य महज मजबूरीवश कर रहे हैं, किसी के मन में उनके प्रति सहानुभूति और सच्चा लगाव नहीं है, किसी और के साथ साझा भी तो नहीं किया जा सकता था। उसे इस सच्चाई का पूरा आभास था कि बढ़ती उम्र के साथ उसके पिता कुछ ज्यादा ही केंद्रित होते चले जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव घर की महिलाओं के जीवन पर पड़ना स्वाभाविक ही था। लंबी छुट्टियों के दौरान भी उनका घर से बाहर निकल पाना लगभग बंद हो चुका था। फिटनेस के प्रति उनके अतिवादी स्वभाव के चलते 24 घंटे किसी न किसी का उन पर नजर गड़ाए रखना भी जरूरी हो चला था। पता नहीं कब वॉकर पर झुककर गमलों में उगाया झाड़ उखाड़ना शुरू कर दें, या फिर टेबल से नीचे गिर गए चश्मे या पेन को खुद ही उठा लेने की कोशिश में कुर्सी से आधे लटक जाएं। वॉशरूम में 1-1.5 घंटा लगा देना सामान्य था उनके लिए। दीवार पकड़कर एक्सरसाइज करना और फिर टॉयलेट की सीट से लेकर फर्श की टाइल तक को ब्रश और वाइपर से रगड़ना नियम था उनका। इस दौरान बार बार वॉशरूम के दरवाजे तक आकर यह आश्वस्त करने वाला शख्स कि सब कुछ ठीक ठाक है, भले ही बाहर जल्दी आने की गुजारिश करता रहे, पर वह बस आ रहा हूं बेटा 5 मिनट में के अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे। ये 5 मिनट खींचकर फिर भले ही 15 हो या 50, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर के किसी सदस्य द्वारा उनके जिद्दी स्वभाव पर की गई प्रतिक्रिया अगर कभी ज्यादा ही तीखी हो जाती तो वह मुस्कुराते हुए गुनगुनाते थे, सुनिए सबकी करिए अपनी, तरिए यूं ही भवसागर को। वॉकर की खटखट बहुत देर तक उनके कमरे में गूंजती रहती थी। नहाने के बाद अपनी पसंद के कायदे से प्रेस करे हुए कपड़ों को अलमारी से खुद ही निकालकर पहनना और फिर ड्रेसिंग टेबल के बड़े से शीशे के सामने बैठकर देर तक अपने प्रतिबिंब को विभिन्न कोणों से देखते हुए अपने लंबे बालों को कॉम्बिंग ब्रश से काढ़ना प्रिय शगल था उनका। अन्य भाई बहनों की तुलना में उसके प्रति पिता का स्नेह शुरू से ही कुछ ज्यादा रहा था। पढ़ने लिखने का उनका जबरदस्त शौक भी सिर्फ उसे ही विरासत में मिला था। शायद इसी कारण घर में यह आम राय थी कि पापा के प्रति वह कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। पत्नी प्राय ताना दिया करती थी कि पिता तो सबके होते हैं पर इनके तो कुछ विशेष ही हैं। स्वयं भी उसे इस बात का एहसास था कि पिता के साथ उसका रिश्ता मां की मृत्यु के बाद कुछ ज्यादा ही जटिल होता चला जा रहा है। उनकी बढ़ती उम्र उसे लगातार असुरक्षित कर रही थी। पिता की मृत्यु की कल्पना ही विचलित करती थी उसे। गूगल से जानकारी इकट्ठा कर उसने फूड सप्लीमेंट्स और एंटी एजिंग ड्रग्स का ढेर इकट्ठा कर लिया था घर पर। उल्टे सीधे संशय प्राय उसके दिमाग को जकड़े रहते थे। वह चाहता था कि वक्त के साथ कभी न खत्म होने वाली लड़ाई लड़ते हुए वह अपने पिता को दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ा सके, कपड़े पहना सके और वह सब कुछ कर सके जो उन्हें अच्छा लगता था। देर रात तक पढ़ने लिखने के बाद नाइट लैंप की घुटी घुटी रोशनी में वह चुपचाप बैठ के एक कोने में तकिया के सहारे अधलेटा पड़ा रहता था, पत्नी से एक निश्चित दूरी बनाकर। अपने ही खर्राटों की आवाज से अचानक ही टूटी नींद के बाद उसकी उपस्थिति को टटोल कर आश्वस्त हो वह भड़ास निकालने वाले अंदाज में उल्हाना देती,
हंसना बोलना तो भूल ही गए हो अब, वक्त पर सो तो जाया करो, तुम्हारे पिताजी भी सो गए होंगे अब तो। ऐसे अवसरों पर उसका चुप रहना पत्नी की झुंझलाहट को और बढ़ा देता। मन के किसी कोने में दबी ढकी कुंठा को पिघल कर बाहर निकलने के लिए भी तो आरोप प्रत्यारोपों की गर्मी की दरकार होती है। एक तरफा चुप्पी कड़वाहट को बढ़ाती जरूर है, पर खुलकर बाहर नहीं निकलने देती। पत्नी की बढ़ती छटपटाहट जाने अनजाने उसके अहंग को संतुष्ट करने लगी थी। अब धीरे धीरे बढ़ रही इस दूरी और स्वयं को चाह कर भी न बदल सकने की मजबूरी ने अजीब से विरोधाभासों से भर दिया था उसे। अपने असंतुलित और अक्सर अप्रत्याशित होते जा रहे व्यवहार के सामने असहाय सा महसूस करने लगा था वह स्वयं को। इस सच्चाई के सामने कि उम्रदराज पिता के प्रति बढ़ती उसकी अस्वाभाविक और अतिरंजित चिंताएं उसके पारिवारिक जीवन में सेंध लगा रही हैं, वह आंखें मूंदे रहना चाहता था। बढ़ती उम्र के कारण चाहे अनचाहे हाशिए पर जाती अपनी उपस्थिति को लेकर पिछले 1-2 वर्षों से उसके पिता बहुत आशंकित रहने लगे थे। अपने होने के एहसास को अजीबोगरीब हस्तक्षेपों के माध्यम से वह बार बार दूसरों पर थोपना चाहते थे। साइड टेबल पर रखी घड़ी को वह कभी दूसरी दिशा की ओर मोड़ देते, नैपकिन को कुर्सी के दाएं बाजू से उठाकर बाईं ओर रख देते, दिन भर बार बार माली को बुलाकर पूछते रहते कि फलां क्यारी में क्या लगाया है, उस पेड़ को पानी दिया या नहीं, ये किया वो हुआ या नहीं, वगैरह वगैरह। रात को आंगन के गेट से लेकर कमरों के दरवाजे तक को खुद टटोल कर सुनिश्चित करते कि अंदर से चिटकनी ताला वगैरह ठीक से लगा है। घर के मुखिया की जिम्मेदारी को सारी उम्र बखूबी निभाया था उन्होंने। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वे प्रमोशंस को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया करते थे क्योंकि उन्हें स्वीकार करने की स्थिति में तबादला होना निश्चित था। हफ्ते 2 हफ्ते से अधिक वो शायद ही कभी घर से बाहर रहे होंगे। घर के चारों ओर फैली जमीन पर उगाया गया बगीचा ही उनका छोटा सा संसार रहा था उम्र भर। पिछले वर्ष रिटायरमेंट के बाद हमेशा के लिए घर आ जाने पर उसे जल्द ही समझ आ गया था कि तमाम उम्र बेहद सक्रिय रहने के कारण बढ़ती उम्र की सीमाओं को स्वीकार कर पाना उसके पिता के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। उनके बार बार लाइटें बुझाने, रात को दरवाजे बंद करने, यह सुनिश्चित करने कि कुत्ते बंधे हुए हैं, पेड़ों को पानी मिल रहा है, एक्वेरियम साफ है, वगैरह वगैरह से उसे स्वयं कभी कभी बहुत झुंझलाहट होती थी, जिसे वो गाहे बगाहे बगैर किसी लाग लपेट के व्यक्त भी कर देता था। ऐसे मौकों पर वे उसे अचकचा कर देखते हुए सिर्फ इतना ही कहते थे, अच्छा अब नहीं करूंगा बेटा, तुम मेरी चिंता मत किया करो। आत्मग्लानि से अनायास ही छटपटाता उसका मन तब चीख चीख कर पूछता था उससे, एक बूढ़े आदमी को इतना अधिकार भी नहीं दे पा रहे हो तुम कि वह अपनी युवावस्था की गर्मजोशी को इन छोटे छोटे हस्तक्षेपों के माध्यम से जिंदा रख सके। वह जानता था कि पत्नी से इस विषय पर बात करना या अपनी आत्मग्लानि को साझा करना निरर्थक था। वह तो अक्सर कहा करती थी कि इस उम्र में भी वो घर पर अपनी पकड़ को ढीला करना नहीं चाहते। सोचते हैं कि सब कुछ उन्हीं की मर्जी से ही किया जाए, कम से कम अब तो उन्हें इस सब से किनारा कर लेना चाहिए था। इस बीच लगभग 1 महीने से वह पिताजी के साथ उनके कमरे में ही सोने लगा था। उसने खुद यह पहल की थी क्योंकि प्रोस्टेट की परेशानी के चलते उन्हें रात को बार बार उठना पड़ता था। उसे यह संभावना हमेशा परेशान किया करती थी कि एक हाथ से वॉकर और दूसरे से यूरिन पॉट संभालने की कवायद में अगर वह कभी असंतुलित होकर गिर गए तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। दुर्योग से 2 महीने पहले ऐसा कुछ घट भी गया। गनीमत बस इतनी रही थी कि तत्काल कुछ बड़ा घटने का आभास नहीं हुआ था। सहारा देकर उसने उन्हें खड़ा कर दिया। गिरने के कुछ दिनों बाद रीढ़ की हड्डी में नीचे की ओर दर्द की शिकायत बढ़ने लगी। जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड, पिताजी का जरूरत से ज्यादा सक्रिय बने रहना, ये सब कुछ ऐसे सहज सुलभ कारण थे जिनके चलते किसी का ध्यान इस संभावना की ओर गया ही नहीं कि दर्द का कारण रीढ़ की हड्डी में आई चोट भी हो सकती थी। यूं भी साल में 1-2 बार गिरना अब तक एक क्रम सा बन चुका था। थोड़ा सहारा देने के बाद जब वह स्वयं वॉकर पकड़कर खड़े हो जाते थे तो घर के सदस्य यह सोचकर निश्चिंत हो जाया करते थे कि दोनों ही ऑपरेटेड टांगें ठीक हैं। बढ़ता हुआ दर्द जब असहनीय होने लगा तब डॉक्टर की सलाह पर कराए गए सीटी स्कैन से लंबर रीजन में हुए फ्रैक्चर का खुलासा हुआ। 8 हफ्ते के बेड रेस्ट के साथ ही डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी थी। बरामदे पर बना कांच की स्लाइडिंग खिड़कियों वाला वह कोना
जहां वह दिन में लेटकर अखबार और किताबें पढ़ा करते थे, अब सूना पड़ा था। पहली बार उनका जीवन उनके बेडरूम में लगी चारपाई तक ही सीमित होने लगा था। बहुत कुछ बहुत तेजी से घटने लगा था। इसके बाद पिताजी को पहली बार डायपर पहनने पड़े। उसे याद नहीं कि उनका बदला जाना कभी भी पत्नी की इस कुड़न भरी बड़बड़ाहट के बगैर पूरा हुआ होगा। उफ, नर्क हो गया, नर्क। डायपर्स बदले जाने की प्रक्रिया के दौरान उसे भी पत्नी की बड़बड़ाहट का इंतजार रहने लगा था। एक अवसर मिल जाता था उसे इस बहाने अपने अंदर की कड़वाहट को बाहर उड़ेल देने का। घर के अन्य सदस्य उससे बात करने में कतराने लगे थे। अब पिताजी की स्थिति शरीर में अचानक कम होते जा रहे सोडियम के कारण अक्सर गड़बड़ाने लगी थी। रात को वह कभी उसे करवट बदलने के लिए उठाते, कभी रजाई या कंबल को सिरे से मोड़ते हुए उसकी रस्सी सी बनाकर नीचे फेंक देते, कभी डायपर को अनक्लिप कर देते, या फिर बिस्तर से अचानक ही उठने की कोशिश करते हुए कहते कि बाहर जाना है। यथास्थिति का एहसास अब उनसे दूर होता चला जा रहा था। रात को बार बार उठाए जाने पर वह भी अब झुंझलाने लगा था। सोने भी नहीं देंगे क्या? खुद तो दिन में भी सो जाते हैं आप। उसके इस तरह फट पड़ने से जब वो निरीह आंखों से उसे देखते हुए कहते, सॉरी बेटा, तुम सो जाओ अब, तो उसे अंदर से पता नहीं कैसा कैसा होने लगता था। उनके लंबे सफेद बालों में उंगलियां फंसाकर संवारने का उपक्रम करते हुए वह चुपचाप उनके सिरहाने पर देर तक बैठा रहता था। नाइट लैंप की हल्की पीली रोशनी में उसकी डबडबाई आंखों को देखने वाला कोई भी नहीं होता था तब आसपास। उस रात 2-2:30 बजे ऊपर की मंजिल में स्थित अपने कमरे से उतरकर चुपचाप उसके बगल में आ खड़ी हुई पत्नी ने उसके हाथ को कसकर दबाते हुए पूछा था कि ऐसा कब तक चलेगा। उसे याद नहीं कि तब वह उसके ऊपर चिल्लाया था या नहीं, पर सिसकियों में लिपटे उसके कुछ शब्द बहुत देर तक मथते रहे थे उसे। ये कैसी दरार आ गई है हम दोनों के बीच? पापा से मुझे भी कम प्यार नहीं है, पर तुम्हारी उपेक्षा, अपने आप में सिमटे रहने की आदत ने कड़वाहट भर दी है मेरे अंदर। निकालूं कहाँ इसे मैं? तुम समझते क्यों नहीं? एक अच्छा जीवन जिया है पापा ने, अब कभी तो कुछ होगा ही। बढ़ रही है उनकी उम्र, कब स्वीकार करोगे इस सच्चाई को? तुम्हारे और मेरे बीच की बढ़ती हुई कड़वाहट अमर बना देगी उन्हें क्या? अगर वो समझने लगें कि उनकी वजह से बढ़ रही है ये दूरी, तो कैसा लगेगा उन्हें? जी पाएंगे वो 100 साल तक? टुकड़ा टुकड़ा बाहर आते इन शब्दों की गूंज में पिताजी के बालों में उलझी उसकी उंगलियां न जाने कब थम गई थीं। विचार शून्य हो चुके उसके अंतर्मन में पत्नी के कहे शब्द एक बियाबान जंगल की शक्ल लेने लगे थे। तेज हवाएं दरख्तों पर लटके सूखे पत्तों को झकझोर रही थीं और वह यंत्र चलित अंदाज में आगे बढ़ता चला जा रहा था। सुबह के वक्त पीठ की अकड़न और गर्दन के दर्द से खुली नींद के बाद पिताजी को देखकर उसे लगा था कि वो शांति से सो रहे हैं। यह समझने और स्वीकारने में कि वह पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, एक गहरी नींद में सो चुके हैं, उसे कुछ समय लगा था। 2 सप्ताह निकल चुके थे उसके पिता का स्वर्गवास हुए। इस बीच लॉकडाउन शुरू हो जाने के कारण कोई भी रिश्तेदार मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली रस्मों में शामिल नहीं हो सका। 10-12 दिन तक पुरोहित के बताए कर्मकांड को अक्षरशः निभाते हुए वो अक्सर सोचा करता था कि क्या एक पुत्र के रूप में वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सका था। उसे बात बात पर अपना झुंझलाना याद आने लगा था। पश्चाताप और आत्मग्लानि का बोध कचोटता था उसे। चावल के पिंड के उबले हुए दानों को पुरोहित के निर्देश पर चिड़ियों की तरफ उछालते हुए वह अक्सर सोचा करता था कि क्या इतना करने भर से ही वह पितृ ऋण से उऋण हो जाएगा। एक पूरे वर्ष तक शाम ढलने के साथ ही गेट के पास बने आले में दीप प्रज्वलित करने के निर्देश भी उसे घर के बुजुर्गों से फोन पर मिले थे। पुरोहित ने उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि मृतात्मा 1 वर्ष तक घर के आसपास ही मंडराती रहती है। पहले दिन ही दीपक जलाते वक्त पिता की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करते हुए वो मन ही मन उनसे क्षमा मांगने लगा अपनी झुंझलाहट और चिड़चिड़ेपन के लिए। वापस लौटते हुए उसके हाथ साईं बाबा की मूर्ति के पास स्वतः ही प्रणाम की मुद्रा में आ गए। पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। फिर अचानक ही गेट की ओर घूमकर उसने ताले को जोर से हिलाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वह ढंग से बंद है। उस रात डाइनिंग टेबल से उठते हुए उसने महसूस किया कि उसकी पीठ में हल्का सा दर्द रहने लगा है, और बहुत देर तक बैठे रहने के बाद अचानक उठ खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लगा है। सेंटर ट्रे पर रखी पिताजी की जेरी फोर्ट और लिव 52 की शीशी से एक एक टैबलेट निकालकर उसने पानी के साथ गटक ली।
ग्लास नीचे रखते हुए उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, पता नहीं छोटू ने कुत्ते ढंग से बंद कर एक्वेरियम की लाइट्स बुझाई हैं या नहीं, चेक कर लेता हूँ। उसकी पत्नी, जो शायद बहुत देर से उसे देख रही थी, अचानक ही मुस्कुराने लगी। पास आते हुए उसने धीरे से कहा, सुनो, कल सुबह से नहाने के बाद आंगन वाले शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया करना। पापा रोज चढ़ाया करते थे। मैं सुबह ही पारिजात के फूल चुनकर वहां रख दिया करूंगी। अपने दोनों हाथों से उसके गालों को प्यार से थपथपाते हुए वो एक झटके से बाहर निकल गया। उसे मालूम था कि अब वह पितृ ऋण को